सूफ़ी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे 2023 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो रही है। हम आपको पहले भी सियासी इंटरव्यूज़ दिखा चुके हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं अंता विधानसभा के मांगरोल शहर में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के श्याम सिंह जी राजावत भी जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इनके पास आए हैं आज हम, तो इनका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं श्याम जी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, और पहले ही प्रश्न के साथ ये जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो आपसे सब परिचित है, और जो नहीं थे आपने पोस्टर से बता भी दिया उनको, और भी जो कुछ रह गए हों तो उनको अपना परिचय देते हुए अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताएं। जी, नाम तो आपने मेरा बता ही दिया है, श्याम सिंह राजावत। मांगरोल के एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश समाज राष्ट्र के लिए काम करने का जो एक जज्बा एक हर आम आदमी में होना चाहिए, ऐसी परवरिश के साथ संगठन से जुड़कर मांगरोल में काम किया, 12 जिले में विद्यार्थी परिषद में काम किया, संघ में काम किया, और यहीं से अपनी शिक्षा पूरी कर जयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग में काम करते हुए 2018 से हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। बाद में जब लगा कि अब वापस चलकर समाज में और अपने क्षेत्र में आकर काम करना चाहिए, और सभी लोगों से जब बातचीत की तो लगा कि एक स्थानीय व्यक्ति हो जो समाज के अंतिम वर्ग तक जो व्यक्ति बैठा है, जहाँ तक जिसको कहते हैं कि विकास नहीं पहुँचा है, जिसको वो सभी सुविधाएं नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी, उसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना है। उस प्रयास के लिए आज हम सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कितने सालों तक आप मांगरोल से बाहर रहे? मैं लगभग 12 सालों तक मांगरोल से बाहर रहा, और जहाँ भी रहा वहाँ भी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर काम करने का प्रयास किया। तो जैसा कि आपने बताया कि छात्र जीवन में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तो सीधा पढ़ाई के बाद राजनीति में आने का मन था या कुछ और भी करने का मन था? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो एक प्रेरणा होती है कि आप किसी क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हो, और ये सोचकर कभी कोई निकलता नहीं है कि वो किस मुकाम पर पहुंचेगा। हाँ, आज अच्छा लगता है कि समाज में जिस वर्ग में जाते हैं वहाँ आदर मिलता है, सत्कार मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिट्टी है, इसी से प्रेरणा मिली, और आज इसी मिट्टी में जो निचले स्तर पर भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके साथ काम करने का जो एक सफल प्रयास हम सभी लोगों के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से हो रहा है, उसमें हम सब लोग कार्यरत हैं। तो काफ़ी सालों तक आप बाहर रहे, तो आपको नहीं लगता कि लोग ज़्यादातर मतलब इस चीज़ को भी मुद्दा बनाते हैं कि जो क्षेत्र में शुरू से जुड़ा रहे? हालांकि आपने पार्टी का ही काम किया है, राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन क्षेत्र से कई सालों तक, 1-2 साल होते तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कई सालों तक आप बाहर रहे, तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग अगर ये कहेंगे, अगर मान लो कोई आप पर बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप भी लगाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाहरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। 12 जिला कह सकते हैं, अंता मांगरोल विधानसभा कह सकते हैं, तो ये मेरा एक पूरा परिवार है, और लोग इसको क्षेत्र के नाम से जानते होंगे, विधानसभा के नाम से जानते होंगे, मैं तो इसको अपने परिवार के नाम से जानता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार के सदस्य, ठीक है आप किसी परिस्थितिवश, कारणवश किसी काम के लिए बाहर गए थे, वापस आए हैं, जहाँ गए थे वहाँ भी सेवा का काम किया, यहाँ आए यहाँ भी सेवा का काम कर। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि इससे पहले तक तो इतनी दावेदारी पहले कभी पेश नहीं की गई अंता विधानसभा की, जहाँ तक बात करें। अभी हाल ही में सीसवाली कस्बे से भी 2 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी जता चुके हैं। मांगरोल से आप हैं, अंता में हो सके और भी कोई निकल जाए, या आसपास से और कोई निकल जाए, तो ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई आप उनसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं, या आपको ही पार्टी चुने, या इस बारे में आप थोड़ा बताएं। नहीं, इसमें योग्यता का कोई सवाल और कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भाजपा विश्व की आज के समय में हम सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन है, और बहुत सारे लोग खड़े होने का जो सवाल है, तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग किसी नेतृत्व के लिए खड़े होंगे वो समाज का ही काम करेंगे। मांगरोल से अगर मेरी कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मांगरोल का नहीं हूँ,
मैं समाज के उस वर्ग तक का व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ जो निचले स्तर पर बैठा है। ऐसे ही अंता में कोई होगा, कोई सिसवाली में होगा, कोई बोत में होगा, कोई बारा में होगा। तो ऐसे लोग अगर उठ के खड़े हो रहे हैं और समाज सेवा की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे 10-20 नहीं, ऐसे हज़ारों लोग खड़े होने चाहिए। अच्छा, अगर मान लो कि उनको चुना जाता है तो फिर आपका क्या फैसला रहेगा? आप मतलब न्यू बिल्कुल ठान के आए कि नहीं विधायक का चुनाव लड़ना ही है, या फिर अगर पार्टी आपको नहीं चुन करके उनको चुन लेती तो आप उनका साथ देंगे, या फिर भी विधायक का ही चुनाव लड़ेंगे? पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे ना, लेकिन अगर पार्टी का जो भी फैसला रहेगा कि अगर मेरे अलावा अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो फिर सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोगों के लिए। अच्छा, मतलब आप संगठन के लिए काम करना, व्यक्ति के लिए नहीं, संगठन के लिए काम करना। पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, मतलब अगर आप नहीं चुनते पार्टी तो मतलब पार्टी जैसा कहेगी वैसा आप करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात कि अंता विधानसभा बारां जिले की सबसे हॉट विधानसभा है और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है प्रमोद जैन जी भाई है, वो वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आपका मुकाबला उनसे होने वाला है। तो ऐसे में आप उनको किस तरह से चुनौती दे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप उनको चुनौती दे पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विधानसभा की हम सब लोग बात कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर ही रहे हैं। पहला मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ, लोकल के नाम पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, वो बाहरी हैं। अब तक हम लोग कैंडिडेट देखेंगे तो बाहरी कैंडिडेट ही आकर विधानसभा में चुनाव लड़े हैं। तो पहला मुझे लगता है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसका प्रयास भी कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सब लोगों का आशीर्वाद जहाँ भी जाता हूँ मिल रहा है मुझे। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप बहुत है। हम लोग देखेंगे तो उनकी पार्टी के लोग उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बजरी माफिया, खनन माफिया उनको बोला जा रहा है। तीसरा, अगर विकास की हम सब लोग बात करते हैं तो किसी बिल्डिंग को बनाना, किसी रोड को बनाना, कहीं पे कोई सीवरेज सिस्टम ठीक करना, नालियाँ बनाना, ये कोई विकास नहीं मानता। मैं विकास मानता हूँ कि कहीं पर हेल्थ के सिस्टम में आपने कुछ सुधार किया हो। आज मांगरोल के अंदर एक महिला चिकित्सक नहीं है, इतने साल हो गए, क्यों नहीं है? उसके पीछे हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं। आप सब लोग एजुकेशन की बात करेंगे हमारे अंतर विधानसभा में तो एजुकेशन बिल्कुल ढर्रा बैठा हुआ है। तीसरा, हम लोग महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? कभी उनके बजरी खनन के ट्रैक्टर के नीचे आ जाती हैं, कभी किसी के अंदर आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे इतने बड़े मुद्दे हैं जो आम समाज तक लोगों के बीच में पहुँचे हैं और हम सब लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे समाज में है वो है बेरोजगारी का। रोज़गार कितने दिए हैं अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे फेस टू फेस उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं ये सारी बातों को उनसे करूँगा। और अगर कभी ऐसा कोई इंटरव्यू हो आपका भी तो मैं चाहूँगा कि एक तरफ सवाल बताएं आपका, उनका भी इंटरव्यू करेंगे तो आपकी तरफ से क्या सवाल? मेरी तरफ से सवाल ये रहेगा कि वो इन तीनों प्रश्नों का जवाब दें। एक तो रोज़गार को लेकर, दूसरा एजुकेशन को लेकर, तीसरा हेल्थ के सिस्टम को लेकर। इस क्षेत्र में उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया? ये रोज सड़कें बनाना, ये करना, वो कॉमन चीज़ें हैं। चलो, ये उन्होंने क्या किया नहीं किया वो अलग मसला है। और राजस्थान की जो सरकार है वो भी ये दावे कर रही है कि हमने जितनी योजनाएं चलाई, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उतनी आज तक किसी सरकार ने नहीं चलाई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के दम पर उनको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि योजनाएं सरकार बनाती है, अच्छी बात है, लेकिन वो सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुँचे, ये सबसे बड़ा एक जो प्रयास होना चाहिए वो इस सरकार में नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जो राजस्थान में और देश भर में जो जिस प्रकार से कांग्रेस राजस्थान सरकार के बारे में लोगों की मानसिकता बनी है वो जंगल राज सरकार वाला एक मामला है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगा, चूँकि मैं खुद भी इसी अंता विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, आप भी करते हैं। आपने भाई जी के ऊपर बाहरी का आरोप भी लगाया। अब अंता विधानसभा को लेकर के आपका फ्यूचर विजन क्या होगा? ऐसा क्या आप करना चाहेंगे जिसकी वजह से लोग आप पर ट्रस्ट करें? देखिए, हम जिस परिवार में बैठे हुए हैं वहाँ पर आज एक आम आदमी के पास में अगर देखेंगे तो एक अच्छा एजुकेशन जो होना चाहिए वो आज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको विकास की ओर अगर लेकर जाना है तो अंतिम व्यक्ति तक एजुकेशन का पहुँचना, एक आम विद्यार्थी तक सस्ती और सुलभ एजुकेशन का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, रोज़गार। अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति को भी रोज़गार मिलता है, वो किसी न किसी कंपनी में, किसी सरकारी जॉब में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो मुझे लगता है उस परिवार का विकास होता है। तीसरा, सुरक्षा। आज हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो अंतर विधानसभा में जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है।
उसको सुरक्षा प्रदान करना। और ये जब सारी चीज़ें होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विकास का जो एक पैमाना, एक मापदंड जो होता है, प्रति व्यक्ति आय का हो सकता है, एक परिवार की आय का जो हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जो एक दीनदयाल उपाध्याय जी की हम सब लोग बातचीत करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम सब लोग बातचीत करते हैं, तो अंत्योदय की जो योजना है वो आम परिवार तक, आम व्यक्ति तक पहुँचे, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जिसने आज तक कभी किसी योजना का फ़ायदा नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि वो हम सभी लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। जी, बहुत अच्छे मुद्दे आपने उठाए। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अंता विधानसभा में, अंता जो शहर है उसका अच्छा विकास पहले भी था, अभी भी है और आगे भी हो रहा है, लेकिन सीसवाली और मांगरोल का जो शहरीकरण है उसमें वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो शहरीकरण को लेकर क्या प्लान रहेगा आपको? क्योंकि ये जो शिक्षा, चिकित्सा आपने बताई, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये तो होनी चाहिए और करीब करीब हर सरकारें करती भी है, बस हो सकता है किसी से कमी रह जाए, कोई अच्छा करती है, कोई अच्छा करती है। लेकिन शहरीकरण को लेकर के ये क्षेत्र कैसे आगे बढ़े? सीसवाली मांगरोल को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अंता के कंपैरिजन में, इटावा के कंपैरिजन में, सुल्तानपुर के कंपैरिजन में, ये जो सीसवाली और मांगरोल का क्षेत्र है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इसको लेकर क्या प्लान है? मैं लगभग संगठन के माध्यम से देश भर में घूमा हूँ, और शहरीकरण की जो आप बातचीत कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास का जो एक मापदंड है उसमें आता है इंडस्ट्रीज़। जब तक आप जिस अंतर की बात कर रहे हैं कि वो डेवलप है, तो वो डेवलप इसी वजह से है कि वो कोटा के पास भी है, मेन उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा इंडस्ट्रीज़ है, इतनी नहीं है लेकिन है, वहाँ पर अगर किसी को रोज़गार चाहिए तो मिल सकता है। जिस क्षेत्र की हम सब लोग बात कर रहे हैं वो उसके पिछड़े होने का कारण ये है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो लोग आएंगे तो फिर जो चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, जो शहरीकरण होना चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, वो फिर धीरे धीरे उस पर। क्या आपकी प्राथमिकताओं में रहेगी, अगर आपको ये मौका मिलता है और अगर आप विधायक बनते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकताओं में इंडस्ट्री एरिया बनाने की कोशिश रहेगी? मेरी प्राथमिकताओं में वो सभी चीज़ें रहेंगी जो यहाँ के आम परिवार तक पहुँचनी चाहिए। अंता विधानसभा के आप प्रत्याशी होने के दावेदारी कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं, इस क्षेत्र की जो पब्लिक है, उन सब के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उन सभी लोगों को बस एक ही संदेश है कि हम सभी लोगों ने आज तक जिन भी चीज़ों को देखा है, जिन चीज़ों को समझा है, उनको हम सभी लोगों को और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, और समाज को, व्यक्ति को और देश को किस प्रकार से, किस मॉडल के साथ हम सब लोग आगे लेकर जा सकते हैं, उसके लिए हम सभी लोगों के प्रयास ज़रूरी है। अकेला श्याम सिंह राजावत कोई प्रयास नहीं कर सकता, अकेला कोई दूसरा व्यक्ति कोई प्रयास नहीं कर सकता। हम सभी लोग मिलकर कोई प्रयास करेंगे, किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि 2023 में हम सब लोग सफल होकर दिखाएंगे। और यही मेरे परिवार से निवेदन। एक और महत्वपूर्ण सवाल याद आ गया, गुटबाजी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में गुटबाजी देखने को मिलती है, तो बीजेपी में आप क्या कहेंगे, गुटबाजी है या नहीं है? और अगर है तो इसमें भी सुनने में आता है कि वसुंधरा जी का खेमा अलग है और दूसरा खेमा अलग है जो अलग चलता है। तो अगर है गुटबाजी तो आप किस गुट से हैं, और इस बारे में मतलब आप बताएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी संगठन में एक परिवार होता है तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इसको गुटबाजी नहीं कह सकते। सब अपनी अपनी बात रखते हैं, स्वतंत्रता के साथ रख भी सकते हैं, और जो एक सतत प्रक्रिया है, चीज़ों का हल भी निकलता है। तो भाजपा परिवार में तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि 12 जिले में ऐसा कुछ है, बहुत अच्छे तरीके से संगठन चल रहा है। और रही बात कांग्रेस की, वो सब लोगों के सामने है, वहाँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ही परिवार चल रहा है, तो वहाँ तो गुटबाजी जैसा कुछ है नहीं, पूरा एक वंश चल रहा है, पूरा परिवार चल रहा है, और बस वही कांग्रेस है वहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्याम सिंह जी राजावत, जिनका इंटरव्यू आपने देखा। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब आप जो और भी इंटरव्यूज़ देखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करें। आपकी कोई शिकायतें हों, सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।